हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोल लैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 29 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। एज के मामले में यह तांगचन से भी ओल्ड हैं। इस पर तांगहाउ कहता है, तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि मेरे दादा का नाम ले सको। डोलियो कहाँ है, उसे बुलाओ। तुम मेरे लिए पर्याप्त नहीं हो। इससे गोल्डन क्रोकोडाइल की आंखों में गुस्सा चमक उठता है और गोल्डन क्रोकोडाइल कहता है, अच्छा है, मैं देखना चाहूँगा तुम्हारे पास कितनी पावर है। इस ओल्ड मैन ने पिछले 50 सालों से एल्डर पैलेस नहीं छोड़ा है। इसी के साथ चारों ओर लाइट फ्लैश होती है और गोल्डन क्रोकोडाइल की 9 रिंग फ्लैश होती हैं। उनमें से लास्ट रिंग ठीक तांगहाउ की लास्ट रिंग की तरह ही रेड रिंग होती है। तांगहाउ जोर से हंसते हुए कहता है, मैं बताऊंगा व्यर्थ में 100 ईयर तक जीने का क्या मतलब होता है। तांगहाउ बेहताशा चिल्लाया, लिटिल सन, ध्यान से देखो, यही हमारे क्लियर स्काई हैमर की असली पावर है। बोलने के साथ साथ तांगहाउ आगे की ओर बढ़ता जा रहा होता है। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि तांगहाउ के हाथों में हैमर डांस कर रहा हो। यदि गोल्डन क्रोकोडाइल किसी सूरज की तरह है तो अब तांगहाउ किसी ब्लैक डेविल स्टार की तरह, जो भयानक वायलेंस और एग्रेशन से भरा हुआ है। इस टाइम तक 15 टन मास्टर भी ठीक हो जाता है, लेकिन गोल्डन क्रोकोडाइल के साथ फाइट को ज्वाइन नहीं करता है। अभी तक के युद्ध में हेवन ड्यू एम्पायर की आर्मी को काफ़ी नुकसान हुआ होता है, लेकिन तांग आर्मी को कोई नुकसान नहीं हुआ होता है। केवल चेनसिंग को छोड़कर बाकी सभी दीवारों से दूर जा चुके होते हैं। चेनसिन तांगसन की ओर जा रहे होते हैं। तांगहाउ को अंकल स्वार्ड ने पहचान लिया होता है। साथ ही इन्होंने गोल्डन क्रोकोडाइल के बारे में भी काफ़ी सुना हुआ था। गोल्डन क्रोकोडाइल कभी चेनसिंग के दादा के रूप में पहचाने जाते थे, मतलब ये उनकी जनरेशन में से थे, इसलिए वह भी उन्हें देखना चाह रहा होता है। न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में से कौन पावरफुल है, साथ ही उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। यह सब चेनसिन सोच रहे होते हैं। यहाँ पर तांगहाउ का हैमर इतना बड़ा होता है कि उसके पीछे गोल्डन क्रोकोडाइल अपने दुश्मन को नहीं देख पाता है। तांगसन के द्वारा तांगहाउ की 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन जोड़ने से तांगहाउ का सोल लेवल 97 तक पहुँच गया होता है। पहले तो गोल्डन क्रोकोडाइल तांगहाउ पर बिना किसी सोल एबिलिटी के अपनी पूंछ से अटैक कर रहा होता है। साथ में गोल्डन क्रोकोडाइल के अटैकों से लगातार सीरीज में विस्फोट होते हैं। तांगहाउ ने भी अपनी बॉडी और हैमर को यूज़ करते हुए अटैक डॉज कर लेता है। साथ ही हैमर बिना शोर किए सारे विस्फोट के साउंड को रोक लेता है, जैसे कि हैमर ने सारे विस्फोट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया हो। हैमर और गोल्डन क्रोकोडाइल की टेल आपस में टकराते हैं, जिससे भयानक वेव निकलने के साथ वह चारों ओर फैल जाती है। इतनी जगह तांगसन सोचने लगता है, यदि उसके पिता सी गॉड के ट्राइडेंट का यूज़ करते तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तांगहाउ ने हैमर के अटैक से गोल्डन क्रोकोडाइल की टेल को तोड़ दी होती है। इस अटैक के बाद भी तांगहाउ नहीं रुकता है, तो गोल्डन क्रोकोडाइल इससे बचने के लिए अपनी 7th सोल एबिलिटी का यूज़ करने वाला होता है, जो कि गोल्डन क्रोकोडाइल अवतार होता है। यह हद से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन तांगहाउ फिर भी नहीं रुकता है और फिर इन दोनों के अटैक टकराते हैं। तांगहाउ हैमर को स्विंग कराते हुए अटैक कर रहा होता है। तांगहाउ की पहली दूसरी स्विंग कुछ खास नहीं होती, लेकिन तीसरी स्विंग क्लियर स्काई अवतार में होता है। यह उस समय जैसा होता है जब साओबू को बचाने के लिए तांगहाउ ने बीबीडोंग पर अटैक किया था। इसे देखकर गोल्डन क्रोकोडाइल भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिर कैसे क्लियर स्काई हैमर वास्तव में इतना पावरफुल हो सकता है। गोल्डन क्रोकोडाइल ने कभी तांगचन और क्यानडोलियो की फाइट देखी थी, लेकिन तांगहाउ हैमर को बिल्कुल ही अलग तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है। यह सब देखकर सबसे ज़्यादा फ्लेंडर खुश होता है। जब तांगहाउ ने झाओ बूजी को चैलेंज किया था तब अच्छा हुआ मैंने तांगहाउ का रास्ता नहीं रोका था। तांगियो भी उन 3 प्रीस्ट को ब्लॉक करके रखा हुआ होता है और आखिरकार गोल्डन क्रोकोडाइल तांगहाउ के हमले का सामना नहीं कर पाया होता है और पीछे हट जाता है। साथ ही तांगहाउ की पावरफुल स्ट्राइक से दूर फेंक दिया जाता है, लेकिन तांगहाउ बिना रुके जियलिंग पास की दीवारों पर अटैक करने लगता है। एक भयानक विस्फोट होता है जो सभी के दिलों की धड़कन रोकने के लिए काफ़ी होता है।
एक भयानक विस्फोट जो 100 ली की दूरी तक से देखा जा सकता है। जियलिंग पास की 100 मीटर मोटी दीवार पर उड़ती हुई चट्टानों के साथ वास्तव में 10 मीटर डीप गैप दिखाई देता है। गोल्डन क्रोकोडाइल को फील होता है वह वास्तव में ओल्ड हो चुका है। गोल्डन क्रोकोडाइल का दिल पहले ही हार चुका होता है। गोल्डन क्रोकोडाइल का पीछा न करते हुए तांग हाउ खड़ा हो जाता है और गोल्डन क्रोकोडाइल से कहता है, मैं आपको बताना भूल गया, मेरा नाम तांग हाउ है। मेरा टाइटल क्लियर स्काई डुलॉव है। तांग हाउ का नाम सुनते ही गोल्डन क्रोकोडाइल के थॉट बदल जाते हैं और कहता है, तुम हो तांग हाउ। गोल्डन क्रोकोडाइल आखिर कैसे तांग हाउ को जानता है? वह इसलिए जानता है, तांग हाउ ने काफी पहले ही कियान डोलियो के बेटे कियान जुआनजी को घायल किया था। तांग हाउ ने भी लेफ्ट हैंड से इशारा करते हुए कहता है, कियान जुआनजी का बदला लेने के लिए आप पर्याप्त नहीं हैं। कियान डोलियो को बुलाओ। कहते हुए तांगसन के पास जाकर उसे सपोर्ट करता है। इसी के साथ चेनसिन भी आ जाते हैं और यह तीनों ही हेवन ड्यू आर्मी की ओर चल पड़े। वह 6 भी एक साथ आ जाते हैं। उनमें से 15 टन ग्रैंड सोललैंड मास्टर कहता है, जो काफ़ी गुस्से में होता है, कहता है, भाई हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। गोल्डन क्रोकोडाइल गुस्से में बोलता है, यदि तुम इतने कैपेबल हो तो जाओ उनके पीछे। अब जियलिंग पास लगभग बर्बाद ही हो चुका होता है। गोल्डन क्रोकोडाइल जियलिंग पास को रिपेयर करने के आर्डर देता है। तांगसन अपनी आर्मी की तरफ आ रहा होता है। जब उसने पीछे देखा तो उसे खून का समुद्र दिखाई देता है। यदि आज क्लियर स्काई स्कूल टाइम पर नहीं आता तो आज तांगसन मारा जाता। सुई वांग तांगसन को सही देखकर राहत की सांस लेता है। साथ ही ग्रैंड मास्टर से कहता है, यह मेरी गलती है जिससे हमारा इतना नुकसान हो गया। मैं टाइम से पहले ही जीत की उम्मीद कर रहा था। आंसू बहाते हुए सिर लटका लेता है। तांगसन खांसते हुए कहता है, शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता। सुई वांग मार्शल जी लोंग से मारे गए लोगों की लिस्ट बनाने के लिए और बैटल ग्राउंड को साफ करने के लिए कहता है। तांगसन अपनी राइट लेग सोलबोन की एबिलिटी के कारण जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब यह एक बार फिर से साथ होते हैं। यह सब तांगसन से मिलने आए होते हैं। उसके पिता और अंकल के साथ टेंट में आ जाते हैं तो सभी उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं, मार्शल जी लोंग भी। सुई वांग कहता है, टीचर आप कैसे हो? सुई वांग तांगसन से पर्सनली मिलने आया होता है। तांगसन कहता है, सब ठीक है, आइए मैं अपने पिता से मिलवाता हूँ। साथ में यह मेरे अंकल क्लियर स्काई स्कूल के मास्टर हैं। सुई वांग ने भी तुरंत ही उनके सामने सिर झुका लिया और बैठने के लिए कहता है। इसके बाद यह पूरे मिलकर आगे के प्लान के लिए बैठ जाते हैं। मार्शल जी लोंग घायल और मारे गए लोगों की संख्या 1 लाख के ऊपर बताते हैं। सभी के बीच सुई वांग अपनी गलती को मान लेता है और इनकी प्लानिंग एक बार फिर से शुरू हो जाती है। इन 6 पृष्ठ के बाद यदि कियान डोलियो भी आ जाता है तो उससे निपटना आसान नहीं होगा। इस पर तांगजियो हंसते हुए कहता है, उसे मुझ पर छोड़ दो। सुई वांग के पूछने पर बुद्धा फ्यूरी लोटस की भी चर्चा होती है, जिसके बारे में तांगसन इन्हें जानकारी देता है। आखिरकार वह क्या है? साथ ही तांगसन यह भी बताता है अब केवल 2 ही बाकी बचे हुए हैं। साथ ही तांगसन कहता है, अगर आप जियलिंग पास को तोड़ना चाहते हो तो अभी एक ही रास्ता है। तांगसन के आखिरी शब्दों को सुनकर सभी का ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है और सुई वांग जल्दी जल्दी में पूछने लगता है। तांगसन अपने हाथ में रखे काले सी गॉड ट्राइडेंट को देखता है, फिर सुई वांग को देखता है और कहता है, आपको यह सीक्रेट रखना होगा। इससे सुई वांग सभी को जाने के लिए कहता है। मार्शल जी लोंग भी उस बड़े टेंट से निकल जाते हैं। जैसे ही तांग हाउ और तांगजियो जाने वाले थे, तांगसन ने उन्हें रोक लिया। मुझे आपकी ज़रूरत है। ग्रैंड मास्टर ने जलती हुई निगाहों से कहा, लिटिल सन, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम 100 गॉड रैंक के बारे में बात करने वाले हो। जैसा कि हमें हर 10 रैंक के साथ एक सोल रैंक प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ पाते हैं, उसी तरह से ग्रैंड सोललैंड मास्टर की कल्टीवेशन के बाद भी कोई लिमिट नहीं होती है। इसकी वास्तविक लिमिट डिविनिटी है। इस पर सुई वांग कहता है, टीचर आपका मतलब 100 रैंक से है। फिर तांगसन अपने ट्राइडेंट और सी गॉड के बारे में बताता है, साथ ही यह भी कि मैं सी गॉड का सक्सेसर हूँ और अभी मेरे 2 टेस्ट बचे हुए हैं। इन्हें कंप्लीट करने के बाद मैं वास्तव में गॉड बन जाऊँगा। तो जियलिंग पास से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा वुहान एम्पायर ही मुझे नहीं रोक सकता है। तांगसन ने काफ़ी आसान शब्दों में बताया होता है
लेकिन वास्तव में सुई वांग के लिए यह काफी बड़ा झटका होता है। उसे ऐसा लगा जैसा कि वह पैरालाइज्ड हो गया हो और कहता है, टीचर क्या वास्तव में गॉड मौजूद हैं? यह सुई वांग कांपते हुए कहता है। तब तांगसन कहता है, इसे ज्यादा मत समझो, गॉड भी ग्रैंड सोललैंड मास्टर की तरह ही हैं। यह सिर्फ एक टाइटल है। जहाँ तक मुझे पता है कम से कम 3 गॉड पहले ही हमारे कॉन्टिनेंट में आ चुके हैं। यदि वे वास्तव में इमॉर्टल एंड ओमनीपॉइंटेड सर्वशक्तिमान होते तो अब तक उनका ही रूल होना चाहिए था। तब सुई वांग फिर से पूछता है, तो क्या टीचर आप बता सकते हो कि गॉड कितना पावरफुल हो सकता है? इस पर तांगसन कोई जवाब नहीं देता और कहता है, मुझे बस इतना पता है, अगर मैं सी गॉड बन सकता हूँ तो मुझे यकीन है मैं आपको जियलिंग पास से गुजरने में मदद कर सकता हूँ। सुई वांग इतना तो समझ जाता है यह आसान नहीं होने वाला है। तांगसन कहता है, मुझे 70% उम्मीद है मैं सक्सेस हो सकता हूँ, मैं जरूर लौटूंगा। सुई वांग कहता है, एम्पायर का फ्यूचर टीचर आप पर निर्भर करेगा। टीचर आपको जो भी चाहिए है तो बता दीजिएगा। और पूछता है, टीचर आप कब जाओगे? इस पर तांगसन कहता है, मेरी हालत में सुधार होने पर सभी साथियों के साथ जाऊंगा। सी गॉड की पोजीशन लेने के लिए मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प चाहिए होगी। और इसके साथ तांगसन अपने टेंट की ओर जाता है। तांगसन के पीछे तांग हाउ, तांग जियो और ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कुछ चिंता में तांगसन से धीरे से पूछते हैं, लिटिल सन क्या तुम वास्तव में सी गॉड को इनहेरिट करोगे? तांगसन हाँ कहता है। इस पर तांग हाउ ने मुंह फेर लिया होता है। कहता है, 100 रैंक तक पहुंचना आसान नहीं है, यहाँ तक कि आपके ग्रेट ग्रैंडफा भी कभी नहीं लौट सके। तुम्हारी अभी एज ही क्या है? तुमने अभी नहीं कहा 8th टेस्ट के लिए तुम्हारे पास 5 ईयर का टाइम है। तुम्हें और भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इस पर तांगसन तांग हाउ को चिंता न करने के लिए कहता है। साथ ही वह कहता है, मैं पहले ही 7th टेस्ट पास कर चुका हूँ। और तांग हाउ को भी विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। तांग हाउ भी कुछ समझ जाता है और कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना होगा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी माँ भी है और तुम ग्रैंड मास्टर के एकमात्र डिसाइपल हो। इसी तरह से इनके बीच एक इमोशनल सीन बनता है। तांग हाउ को भी तांगसन की फिजिकल स्टेट का एहसास हो गया था कि उसके बेटे की बॉडी अब वास्तव में पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी नहीं है। इस पर तांगसन तांग हाउ से पूछता है, पिताजी आपने गोल्डन क्रोकोडाइल को बिना सोल एबिलिटी के हराया था, वह कैसे? सिर्फ अवतार स्टेट से कैसे पॉसिबल हो सकता है? तांग हाउ और तांगजियो एक दूसरे को देखते हैं। तांगजियो ने सिर हिलाते हुए कहता है, उसे सिखाओ। तांग हाउ ने सिर हिलाया। दोस्तों, आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए यह पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।